10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से एक ऐसा जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। नाम था RMS टाइटैनिक। उस समय यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार पैसेंजर शिप्स में से एक था। लगभग 269 मीटर लंबे इस जहाज में आलीशान डाइनिंग रूम्स, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए बेहद शानदार सुविधाएं थीं। टाइटैनिक की लागत लगभग $7.5 मिलियन बताई जाती है। उस दौर में यह रकम इतनी बड़ी थी कि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग और लक्ष्यरी का प्रतीक बन चुका था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था और इसे लेकर इतना भरोसा था कि इसे अक्सर प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा जाता था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे जिनका उद्देश्य था कि अगर जहाज के कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो वह फिर भी तैरता रहे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी जहाज की पहली यात्रा इतिहास की सबसे चर्चित समुद्री त्रासदियों में बदलने वाली है। टाइटैनिक पर लगभग 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें अमीर उद्योगपति और प्रभावशाली लोग भी थे और ऐसे प्रवासी भी जो अमेरिका में बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। जहाज की कमान 62 वर्षीय कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में थी। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद टाइटैनिक चरबर्ग और क्वींसटाउन होते हुए न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। शुरुआत में यात्रा बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को नॉर्थ अटलांटिक में मौजूद आइसबर्ग्स के बारे में लगातार वार्निंग्स मिलने लगीं। उस रात तक जहाज को समुद्र में बर्फ के खतरे की कई सूचनाएं मिल चुकी थीं। इसके बावजूद टाइटैनिक लगभग 20.5 से 22 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ता रहा। रात बेहद अंधेरी थी और समुद्र भी असामान्य रूप से शांत था। ऐसी परिस्थितियों में दूर मौजूद आइसबर्ग को पहचानना और भी मुश्किल हो सकता था। रात लगभग 11:40 बजे टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट में मौजूद लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उसने तुरंत वार्निंग बेल बजाई और ब्रिज को सूचना दी। जहाज को आइसबर्ग से बचाने के लिए दिशा बदलने की कोशिश की गई, लेकिन दूरी बहुत कम थी। कुछ ही क्षण बाद टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया। यह कोई सीधा सामने से हुआ टकराव नहीं था, बल्कि आइसबर्ग जहाज के दाहिने हिस्से से घिसता हुआ निकला और हल्के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा। कोलिजन के बाद टाइटैनिक के आगे के कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में समुद्री पानी भरने लगा। टाइटैनिक को अधिकतम कुछ फॉरवर्ड कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के बाद भी तैरते रहने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन डैमेज उस सीमा से आगे था। जैसे जैसे पानी अंदर भरता गया, जहाज का बो यानी अगला हिस्सा नीचे जाने लगा। कैप्टन स्मिथ और टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज को जल्द ही समझ आ गया कि जहाज को बचाना संभव नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल था, इतने सारे लोगों को बचाया कैसे जाए। कैप्टन स्मिथ ने पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में भेजने का आदेश दिया। उस समय विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 1178 लोगों की थी, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यानी सभी लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स ही नहीं थीं। और समस्या को और गंभीर बना दिया इस बात ने कि कई लाइफ बोट्स अपनी पूरी क्षमता के साथ लॉन्च नहीं हुई। शुरुआत में कई पैसेंजर्स को विश्वास ही नहीं था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। आखिर जिस जहाज को इतना सुरक्षित बताया गया था, वह कुछ ही मिनटों में कैसे डूब सकता था। इसलिए शुरुआती लाइफ बोट्स में कई सीटें खाली रह गईं। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया और टाइटैनिक का बो समुद्र में नीचे जाने लगा, पैसेंजर्स को सच्चाई समझ आने लगी। अब जहाज पर अफरातफरी मच चुकी थी। इसी दौरान टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड लगातार मदद के लिए डिस्ट्रेस मैसेजेस भेज रहे थे। पहले CQD और फिर SOS सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। एक जहाज ने इन सिग्नल्स को पकड़ लिया, RMS कारपाथिया। कारपाथिया तुरंत टाइटैनिक की ओर रवाना हुई, लेकिन वह इतनी दूर थी कि उसके पहुंचने में काफी समय लगना था। टाइटैनिक से डिस्ट्रेस रॉकेट्स और अन्य सिग्नल्स भी भेजे गए। इसी दौरान पास में SS कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज भी मौजूद था। कैलिफोर्नियन ने पहले आइस की वार्निंग दी थी और रात में आइस फील्ड के कारण रुक गया था, लेकिन उसके वायरलेस ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया था, इसलिए टाइटैनिक का डिस्ट्रेस मैसेज उसे नहीं मिला।
बाद में उसके क्रू ने आसमान में रॉकेट्स देखे, लेकिन उन सिग्नल्स को लेकर गंभीर गलतफहमी हुई। टाइटैनिक डिजास्टर की इन्वेस्टिगेशंस में कैलिफोर्नियन और उसके कैप्टन स्टैनले लॉर्ड की भूमिका पर भी काफी सवाल उठे। रात बढ़ती गई और टाइटैनिक लगातार पानी में नीचे जाता गया। लगभग 2:05 बजे आखिरी लाइफ बोट भी जहाज से रवाना हुई, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में लोग टाइटैनिक पर मौजूद थे। कुछ लोग लाइफ बोट्स तक पहुंच नहीं पाए और कुछ लोग अपने परिवारों से अलग होने को तैयार नहीं थे। जहाज का बो अब लगभग पूरी तरह पानी में जा चुका था और उसका स्टर्न यानी पिछला हिस्सा तेजी से ऊपर उठने लगा। आखिरकार टाइटैनिक पर इतना दबाव पड़ा कि जहाज दो मुख्य हिस्सों में टूट गया। 1985 में मिले रैक ने यह पुष्टि की कि टाइटैनिक वास्तव में दो बड़े हिस्सों में समुद्र के तल पर पड़ा है। लगभग 2:20 बजे 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। लेकिन टाइटैनिक के पैसेंजर्स के लिए मौत का खतरा जहाज के डूबने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। समुद्र का पानी लगभग -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। जो लोग पानी में गिर गए उनमें से अधिकांश बेहद कम समय में कोल्ड शॉक और हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए। कुल मिलाकर लगभग 1,500 लोगों की जान चली गई और लगभग 700 लोग सर्वाइवर्स के रूप में बचाए गए। कुछ घंटे बाद RMS कारपाथिया टाइटैनिक के सर्वाइवर्स तक पहुंची और लाइफ बोट्स में मौजूद लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में जा चुका था। उस रात एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया अपनी इंजीनियरिंग की महान उपलब्धि मान रही थी, हजारों लोगों की आंखों के सामने गायब हो चुका था। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया भर में सवाल उठे, आखिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कैसे? इन्वेस्टिगेशंस में आइसबर्ग वार्निंग्स, जहाज की स्पीड, इवैक्यूएशन की तैयारी और लाइफ बोट्स की कमी जैसे कई मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए गए। टाइटैनिक के पास केवल 20 लाइफ बोट्स होना सबसे बड़ी सेफ्टी फेलियर्स में से एक माना गया। इस डिजास्टर के बाद मैरिटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में बड़े बदलाव हुए और 1914 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी सोलास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। टाइटैनिक की कहानी से जुड़ी कई थ्योरीज भी हैं। इनमें एक थ्योरी यह है कि व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस इसमे ने जहाज को तेज चलाने का दबाव डाला था ताकि वॉयेज को तेजी से पूरा किया जा सके, लेकिन इस दावे को पक्के हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह पेश करना सही नहीं है। इसमे ने बाद की इंक्वायरी में स्पीड रिकॉर्ड के लिए दबाव डालने से इनकार किया था, इसलिए इस हिस्से को थ्योरी या कंट्रोवर्सी के रूप में ही देखना चाहिए। टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 73 साल तक यह जहाज समुद्र की गहराइयों में छिपा रहा। फिर 1 सितंबर 1985 को अमेरिकी और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की संयुक्त एक्सपीडिशन ने टाइटैनिक के रैक को खोज निकाला। रॉबर्ट बैलार्ड और जीन लुइस मिशेल की टीम ने समुद्र की लगभग 3,800 मीटर गहराई में टाइटैनिक के अवशेष खोजे। समुद्र की गहराई में टाइटैनिक आज भी मौजूद है, लेकिन समय और समुद्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण उसका मेटल स्ट्रक्चर लगातार डिटेरियोरेट हो रहा है। टाइटैनिक का रैक दो मुख्य हिस्सों में पड़ा है और उनके बीच लगभग 600 मीटर की दूरी है। आज टाइटैनिक को डूबे हुए 1 सदी से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी आज भी पूरी दुनिया को आकर्षित करती है, क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है। यह इंसानी एम्बिशन, टेक्नोलॉजी, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत फैसलों और समुद्र की ताकत की कहानी है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। 4 दिन बाद वह समुद्र के तल में था। जिस जहाज को इंसानी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा था, वह हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर गया। तकनीक कितनी भी शानदार क्यों न हो, इंसान प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि 100 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी टाइटैनिक की कहानी आज तक लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है।